नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। अगर अभी टाइम की बात की जाए तो करेक्ट 1 बजा है रात का, और हमने जानना चाहा था कि लाइब्रेरी में बच्चे करते क्या है, इतने लेट तक पढ़ते भी हैं या नहीं। तो ये लोग पढ़ रहे थे। हमने इनसे थोड़ा माफ़ी भी मांगी कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी था क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए, और उससे क्या होता है थोड़ी आपको मदद मिल पाती है। हमारे साथ एक भाई हैं, इनका नाम है पवन कुमार साहू, है ना। तो इन्होंने बीपीएससी क्लियर किया है, इनसे भी बात करेंगे। इधर हमारे एक और भाई बैठे हैं, ये भी यूपीएससी के हैं, हिंदी मीडियम वाले, इनसे ही बात करेंगे। इधर एक और भाई बैठे हैं, ये सब यूपीएससी वाले ही हैं, इनसे ही बात करेंगे। बहुत खतरनाक। आप इस वीडियो को देखना मत भूलिए, यानी कि रात के 1 बजे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूछना ज़रूरी है और आना भी ज़रूरी है। पवन भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जो बीपीएससी क्लियर किया है तो आपने किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? इस लाइब्रेरी में आप कितने घंटे लगातार पढ़ा करते थे? सर, मैं सबसे पहली बात बताऊंगा, एक मुकेश साहब की जो एक लाइन है कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी पहले सोच तो ले उसका इरादा क्या है। तो सर, मैं यहाँ 2012 से दिल्ली में हूँ, 12 क्लास से, और मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे पास टाइम बहुत अभाव रहता है, तो दिन भर मैं कर नहीं पाता हूँ। शाम को आते ही मैं खा पी करके, जो भी होता है नाश्ता करने के बाद, मैं बैठता हूँ यहाँ पर लाइब्रेरी में रात के 1:30 बजे तक, कभी 2 बजे तक, कई बार जब तक मेरी इच्छा होती है पढ़ने की तब तक मैं पढ़ता हूँ। तो समय कम मिलता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से मुझे यूपीएससी में बहुत अटेम्प्ट लगे, 2 बार मैं मेंस लिख चुका हूँ। बीपीएससी का जब से मैं प्री दे रहा था तब से मेरा प्री होता गया और मैं मेंस लिखता गया, पर कभी सोचे कि पहले यूपीएससी कर लेते हैं उसके बाद, तो इसलिए उधर भी टाइम लग गया। इस बार जाकर के फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अभी, मेरा इस बार का चयन हुआ है एज ए रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। रैंक कितनी थी आपकी? और सबसे बड़ी चीज़ मुझे आपकी ये अच्छी लगी कि आप जॉब भी करते हैं और आपको काफ़ी सालों के बाद सफलता मिली। आपने एकदम कंटिन्यू रखा, लगभग 8-9 साल हो गए करते करते, उसके बावजूद भी आपने आस नहीं छोड़ी, आप लगे रहे। बिल्कुल। होता क्या है सर कि इसमें जो भी बच्चे आते हैं ना, 2-4 साल के बाद वो थक जाते हैं, और ये समय लगता है। किसी के 2 साल में होता है, किसी के साल में भी आता है, किसी के 5-5 साल लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सिलेबस तो इतना लंबा है, सब जानते हैं। जो भी तैयारी करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि जो क्वालिफाई कर गया कि बहुत स्मार्ट है कि हो गया, सब उसी रास्ते से गुजरते हैं। तो घबराना नहीं है किसी को, हर किसी को सफलता मिलेगी, बस सबका समय आएगा। बस आप अपने जो बेसिक है ना उस पर ध्यान रखना चाहिए, और जो कैपेसिटी है ना, जो एनालिसिस करने की जो एनालिटिकल कैपेसिटी है, उसे बिल्ड करना चाहिए सबको। जैसे ही वो आएगा, एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा ही होगा, किसी न किसी पोस्ट पर, किसी न किसी पीसीएस में। अब तो पीसीएस इतना फास्ट हो चुका है कि सभी स्टेट में लगभग होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है पीसीएस वालों के लिए खास करके। दोस्तों, हम पवन भाई से अभी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और भाई बैठे हैं, उनसे भी करते हैं। आपका क्या नाम है? ये मुखर्जी नगर को यही कहा जाता है, ये किताबों की रंग बिरंगी दुनिया है, और यहाँ मुखर्जी नगर के आसपास का एरिया क्यों चुना, और आप यहाँ क्यों आए, और आप एक कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, मुखर्जी नगर चुनने के विषय में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर माहौल मिलता है। रोड पर भविष्य के कलेक्टर घूमते हैं, देश में जो विभिन्न सेवाएं उनके कर्मचारी यहाँ पर घूमते हैं, ऑफिसर घूमते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, और अच्छा माहौल है। भविष्य के कलेक्टर घूमते हैं, लेकिन हमें ये पक्का पता नहीं होता भाई कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और भी भाई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ पे ये भाई हैं, विकास भाई हैं, ये भी भाई हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, विकास भाई, ये जो कलेक्टर होता है आखिर ये क्या काम करता है? इस जॉब के पीछे लाखों बच्चे क्यों भागते हैं? आखिर इसके क्या काम होते हैं? और ये कलेक्टर में क्या अच्छी खासी कमाई होती है? क्या मोटा पैसा होता है जो हर कोई इसमें ही भागता है तैयारी करने के लिए? आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया के जो सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है उसको आईएएस का माना जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि आपको मतलब सब कुछ मिल जाता है। मतलब जैसे आप अगर मान लीजिए, जैसे मैं हूँ, अगर मान लीजिए मेरी किसी कंपनी में जॉब लगती, मान लो अगर मैं 40 लाख का भी पैकेज पाता, तो मेरे पास पैसा तो होता, लेकिन अगर मेरे गांव में या कहीं ज़िले में कुछ काम करना होता तो मेरे पास पावर नहीं रहता। लेकिन यूपीएससी में आपको पावर भी रहता है, जिससे आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प कर सकें, आपके पास कोई भी आए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आपको कौन कौन से जो आईएएस हैं वो पसंद हैं? लड़कों में बात की जाए, और लड़कियों भी बनती हैं आईएएस, तो आपको कौन कौन से आईएएस पसंद हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि मैं भी उनके जैसा बनूँ?
जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मेरा जो तैयारी का जो प्लान था, जब मैं बीएससी कर रहा था एसएम कॉलेज में और साथ ही एमएससी किया, तो वहाँ हमारे यहाँ एक सेमिनार होता है एसएम कॉलेज में। तो वहाँ चीफ़ गेस्ट पे जो होते हैं वो डीएम साहब को रखा जाता है, आदरणीय डीएम साहब, जो हमारे उस दौर में पवन कुमार जी थे। तो पवन कुमार जी जो आदरणीय डीएम साहब थे, उनको देखकर मन में एक ऐसा भाव आया, चूँकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी आईएएस से प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया था तैयारी के दौरान, एग्जीबिशन के दौरान। तो उनकी कार्यशैली को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि इतना पोलाइट और इतने समाज को प्रभावित सकारात्मक तरीके से, और हमारे कॉलेज में एग्जीबिशन में आना, टाइम निकालकर, वो मुझे बहुत प्रभावित किया कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सिविल सेवा की एक खास बात। और जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सिर्फ हमें डॉक्टर या फिर जो प्रॉब्लम होगी मेडिकल से जुड़ी समस्याएं देखेगा, ठीक है। एडवोकेट के पास जाएंगे, वो क्राइम से जुड़ी समस्याएं देखेंगे। टीचर के पास जाएंगे, वो एजुकेशन से जुड़ी समस्या। लेकिन सिविल सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप एक डीएम साहब के पास जाएंगे तो किसी भी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं, एजुकेशन से, वो हर एक जर्नलिस्ट होते हैं। तो जो आईएएस की जो जर्नलिस्ट पावर है, जो मेंटेलिटी होती है, जो हाई ब्यूरोक्रेसी होती है, वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ। आपसे यह जानना चाहूँगा, क्या यूपीएससी हल्का है या भारी है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मज़े में कि मैं मुखर्जी नगर जाऊँगा और कलेक्टर बन जाऊँगा, क्या हल्का होता है या भारी होता है? सर, यूपीएससी सिर्फ एक आत्मविश्वास का खेल है, क्योंकि जहाँ जो भी विद्यार्थी आते हैं, जहाँ तक संभवतः मैं बहुत अधिकारियों से मिला हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की है, अपनी प्रारंभिक तैयारी। तो मैंने देखा तो पाया कि मोस्टली 100 में से 19 to 95 ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र रहे होते हैं और एवरेज सामान्यतः विद्यार्थी रहे होते हैं, जैसा कि पिछले जो भैया हैं उन्होंने बताया था। दूसरा कि यही एक ऐसी परीक्षा जहाँ आप पैसा नहीं हो तो भी तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा टैलेंट नहीं हो तो भी तैयारी कर सकते हैं, और आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो तो भी तैयारी कर सकते हैं। बस ऐसा ज़रूरत है मन से, तन से और आत्माओं से लगने की। आप निरंतर चलते रहेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। यही एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आत्मविश्वास के साथ चलते रहने की ज़रूरत होती है और कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। और परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें टैलेंटेड की ज़रूरत होती है। दूसरा ये होता है, जैसे मैं एमएससी मैंने फिजिक्स से किया, स्पेशलाइजेशन मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा। मेरे बैचमेट थे, मेरे साथी थे, वो एज ए जूनियर साइंटिस्ट हैं, वो कुछ TIFR बॉम्बे में, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में, कुछ CSIR कॉम्प्लेक्स में निकले, कुछ DRDO में निकले। मेरे दिल में भी विचार है कि शायद मैं वहाँ प्रीफर कर पाऊँ, लेकिन ऑफकोर्स मेरे दोस्त हैं, वो सब सेटल हो चुके हैं, मैं वहाँ PhD को छोड़ा मैंने। तो एमएससी के बाद मैं साइंस इसीलिए आया कि यहाँ कुछ थोड़ा डिबोटेड को थोड़ा काम कर पाऊँगा। दूसरा यह कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र रहा हूँ, तो वहाँ जिस माहौल से मैं रहा हूँ, वहाँ लोग IAS IPS SSP, वहाँ उन लोगों को वैल्यू ज़्यादा देते हैं। दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन जो रहा मेरा सिविल सेवा की तैयारी करने का, जैसा कि आपने भी कहा कि क्या बात है कि लगे रहते हैं, तो मेरे पिताजी एक सिविल सेवा के असफल अभ्यर्थी रहे हैं, तो वो चाहते थे कि मैं एक सिविल सेवक बनूं। तीसरा ये था कि मैंने अपने, उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र शर्मा। पापा MA B.Ed LLB के हैं, वो पिताजी मेरे वकालत करते हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहले मुझे एक रजिस्ट्रार थे 2012 में, जब मैं 12th पास आउट किया, नए आए थे PCS थे, तो पिताजी ने हम दोनों भाइयों को ले जाके वहाँ बैठा के उसके बाद फिर उनसे मिलवाया। उसके बाद सर मेरी जर्नी रही, हमारे यहाँ एक SDM थे, संजय कुमार पोस्टेड थे, मैं उनके गली के आगे होकर डेली निकलता था। तो मुझे लगा कि यार इन लोगों से मिलना चाहिए। तो एक दिन जब मैं मिलने गया, बैग लेने गया, तो मेरा भाई था, तो वो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया कि यार ऐसे नहीं, ऐसे अधिकारी मिल लेंगे, तू टाइम ख़राब कर रहा है। लगभग 12:30 बजे के आसपास टाइम था। तो वहाँ 12 रात के थे, दिन के सर, दोपहर में पहुँच गया, दोपहर में गेट पे, संडे वाला दिन था। तो गवर्नर ने मेरे से कहाँ से आएगा, नहीं साहब नहीं मिलेंगे, ऐसा उसने झटका मारा कि साहब मिलेंगे नहीं। तो मैं अगले दिन फिर वहाँ दफ्तर पहुँचा, फिर मैं पूछा कि दफ्तर कहाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा। तो जब मैं वहाँ उनके ऑफिस पहुँचा तो उन्होंने मुझे पीछे बिठा दिया। तो मैं ज़्यादा, चूँकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो मैंने उनसे पूछा क्यों, कैसे आना हुआ। तो मैं सर फॉर UPSC प्रिपरेशन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट डू यू वांट टू मी। तो मुझे कुछ नहीं जानता था, इतना जानता था कि बस ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं सर अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी कहीं। यानी कि ऑप्शनल पूछने के लिए ही आप वहाँ पहुँच गए? नहीं, पूछना नहीं था, मुझे कुछ आता ही नहीं था सिविल सेवा के बारे में। मेरे पास एक अधिकारी से बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक माध्यम मुझे लगा, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम BSc सेकेंड, सर आप जानते हैं BSc सेकेंड ईयर वाला बच्चा वो क्या जानता है। मैं इतना जानता था कि प्री मैन इंटरव्यू होता है और एक ऑप्शन होता है, इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं पता होता था। तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे पीछे बैठा दिया। तो फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि यार अब तो नहीं मिल सकता मैं। 5:30 बज गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने बड़ा बदतमीज SDM है, देखो साला अंदर से पैदल 2.5-3 किलोमीटर, फिर शाम को पैदल चला, घर पे डांट भी पड़ी, कहाँ फंस गए इतनी देर। मैंने कुछ नहीं मम्मी। अगले दिन जब मैं आया तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया और उन्होंने इतना रेस्पेक्ट किया। फिर मुझसे बोले कि ब्रदर मैं आपको थोड़ा 30 मिनट और मैं आपसे चाहता हूँ, मैं CEO साहब से मिला। उसके बाद जब उन्होंने मुझे बैठ के, जब उन्होंने मुझसे बात की, तो मेरे पैरों की तले की ज़मीन खिसक गई। बोले कि मुझे 11 साल का मेरा सफ़र रहा, मैं गाँव में रहा, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रही, 2 साल BDO रहा, 1 साल DSP रहा,
2 बार इंटरव्यू में आउट हुआ, 1 साल SDM रहा, और कुछ नहीं, आत्मविश्वासी घोड़े होते हैं, वो चीज़ मेरे अंदर तक घर कर गई। और उस टाइम फिर मैंने इतना आत्मविश्वास गेन किया कि मैंने सारे दिल्ली आया, नोट्स लिए, रैंडमली कंटेंट लिया, पढ़ना शुरू किया। मेरे को सब लोग कहते थे कि 8 साल लगेगा, 6 साल लगेगा। तो उस टाइम में सर 2015 में मैं BSc में था, तो मैंने MSc में एडमिशन ज़रूर ले लिया था। और उस टाइम दिखाने को तो मैं बैग में रखता था बुक MSc की, लेकिन सिविल सर्विसेज की दबा के ले जाता था। और अपने डिपार्टमेंट के नीचे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स बनाया और उसको रटना शुरू किया, क्योंकि समझ नहीं आता। उसके बाद जब मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई, तो मुझे लगा कि यार बहुत आगे निकल जाऊँगा। और आज ये रिजल्ट रहा कि मेरा 3-6 साल में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 1 बार बीमार हुआ, 1 बार मैं CSET में फेल हो गया। और उसके बाद सर मैं यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर आया हूँ और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त है, और ऐसे ही हमारा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आप बहुत जल्दी IAS बनेंगे, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। एक क्वेश्चन जो हर बच्चा पूछता है, मैं पवन भाई से पूछना चाहूँगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पैसे की जिसके पास समस्या होती है, या जिनके पास मोटा बजट नहीं होता, या फिर वो काम भी करते हैं साथ के साथ, तो वो क्या करते हैं, NIOS से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये रहता है, हमने NIOS से 12th किया है, 11th भी किया है, 10th भी किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, तो क्या हम UPSC की तैयारी कर पाएंगे, या फिर BPSC की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये क्वेश्चन चलता है, काफ़ी बच्चों ने पूछा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इंटर करने के बाद, चाहे आप BTech किए, चाहे आप कहीं से ग्रेजुएशन किए, चाहे फिर आप BSc किए, BA किए, या फिर कहीं IGNOU से किए, कहीं से भी कर लिया, आपका केवल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कौन सा डिग्री है कोई मतलब, केवल पास आउट होना चाहिए। आपका कितना परसेंट मार्क्स हो, 30% हो, 35% हो, जितना उसका कम से कम मिनिमम जो सिलेक्शन है ना, मतलब पास होने का, उतना होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर होगे तो भी आप भर पाओगे। तो ये सब दिमाग से ये भ्रांति है ना, ये हटा देना चाहिए कि अगर हम BBA किए हैं तो कैसे करेंगे। बस BBA किए हैं, BTech किए हैं, इसका मतलब आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, आपको उसके इक्विवेलेंट है, तो आप बेशक आप भर सकते हैं फॉर्म, इसमें कोई नहीं है। आपकी एज कितनी है? आपने ग्रेजुएशन और 10वीं 12वीं कहाँ से की थी? मैंने 10वीं किया था 2003 में। मैं स्कूल टॉपर रहा हूँ। स्कूल टॉपर भी थे आप? स्कूल टॉपर में रहा था। बहुत बढ़िया। मैं वहाँ का 95 से लेकर के 2003 के बीच में इतना मार्क्स किसी के नहीं आया था उस दौर में, पुराने समय में। उसके बाद मैं फिर जब गया तो मैं फाइनेंशियली बहुत वीक था, बहुत वीक, इतना वीक था कि मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, मैं कह नहीं पाऊँगा। फिर मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाना चालू किया, बच्चों को पढ़ा करके इंटर किया, फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर निर्मली एक छोटा सा शहर है सुपौल जिला में, वहाँ से दरभंगा लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है। मैं डेली जाता था दरभंगा ट्रेन से, टिकट लगता नहीं था, फ्री में बैठ के जाता था चुपके से। रात को सुबह में क्लास करने के बाद निकल आता था, तो वहाँ रहा। फिर उसके बाद 2010 में मेरा PG हो गया, 11 में मेरा PRT क्वालिफाई हुआ और मैं PhD के लिए वो ले लिया, एनरोलमेंट कर लिया। मेरा सिनॉप्सिस पास हो गया, थीसिस भी लगभग हो गया, लेकिन बाद में मुझे उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। मैं PhD ड्रॉप आउट हूँ इंग्लिश से, इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश लिटरेचर और से। एज का आपने नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ ना, आप 2015 में किया था, मतलब 3 में किया था, वहाँ से मेरा 15 साल तो कम से कम होता ही होगा। अभी मैं 34 के आसपास हूँ। ओके, लेकिन हमें आपकी एक चीज़ बेहद अच्छी लगी कि आपने यहाँ पे भी आकर जॉब किया और उसके साथ साथ तैयारी की और सफलता प्राप्त की। जी, वही तो बता रहा हूँ। 2011 में मेरा SSC के थ्रू मेरा एज ए ऑडिटर का मतलब चयन हो गया, और मैं दिल्ली की AG ऑफिस में अभी मैं पिछले 8 साल से यहीं पर हूँ, कार्यरत हूँ। और ये जो लाइब्रेरी है संज्ञान लाइब्रेरी, जब से मैं आया तब से यहीं हूँ, और यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था सही है, तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। रात के 8 से लेकर के 12 से 1 बजे तक बीच में पढ़ता हूँ, फिर जाकर सो करके फिर जाना ऑफिस था। पिछले 4 साल से मैं शादीशुदा हूँ, मेरे एक बच्चे भी हैं और फैमिली भी है। आपकी शादी भी हो चुकी है और एक मेरा बच्चा भी है 3 साल का। शादी के बाद आपको सफलता मिली है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। हम पवन भाई के साथ एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से वो तैयारी किया करते थे और कैसे कैसे सफलता मिली, उसको आप देखना मत भूलिए। और कुछ कह रहे थे आप, बताइए। मैं ये करता कि 2015 में 2016 में मैं जी जान से तुर करके मैंने दिया था UPSC कि मुझे करना है। मेरा 2 बार PT नहीं हुआ, सॉरी, मैं 15 में दिया नहीं था, 16 में 14 में दिया था। तो मुझे लगा क्या कि मेरे लिए शायद UPSC नहीं बना हुआ है, मैंने शादी कर ली। उसके बाद शादी करते ही मेरा PT हो गया, और उस साल मेरा बहुत कम नंबर से मेंस मतलब कि वो इंटरव्यू के लिए कॉल छूटा हुआ था। फिर 18 मेरे बच्चे हुए, उसमें मैं लग गया, फिर मेरा PT नहीं हुआ। फिर उसमें मैंने तैयारी करी, तो फिर वहाँ जा कर के फिर मेरा मेंस हो गया। फिर इधर BPSC का मेंस था, दोनों मुझे मैं वो नहीं कर पा रहा था कि क्या करूँ। ऑफिस है, फैमिली है, मैं अपने 8 भाई बहन हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ मैं। आप सबसे बड़े भी हैं। हाँ, तो और मुझे शादी आपकी लव मैरिज हुई थी या फिर अरेंज मैरिज? ये तो अरेंज मैरिज करना चाहिए। मैं लड़की को जानता था पहले से, 2-4 साल पहले से। मेरी बात भी 2 साल हो गई थी, पर मैंने कभी कुछ देखा नहीं था। एक बार देखा था मैं, जब फर्स्ट मिलन जो हुई थी ना, तो देखा था। उसके बाद मैं फिर कभी 4 साल तक मेरी केवल मैंने से बात करा था कभी कभी फ़ोन पर। तो ऐसे ऐसे शादी हो गई मेरी फिर। तो ये आपकी जर्नी रही। ये जर्नी हम दोस्तों आपको स्पेशल दिखाएंगे, और भाई बैठे हैं उनसे जानते हैं।
जो बच्चे NIOS से पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि यार हमारी जो डिग्री है वो अलग है, हमने रेगुलर नहीं की, और ऐसा कहा, वो ऐसा सोचते हैं कई सारे बच्चे, कहीं इसकी मान्यता कम तो नहीं होती NIOS वालों की। तो क्या ऐसा होता है सच में? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे और जो एकेडमिक में जो परसेंट लाते हैं उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा ये कि जब बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन्हें जो पहले जो परसेंटेज की चीज़ें होती हैं जैसे 95, वो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो जहाँ से मैं हूँ अधिकतर जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके 95%, 98%, और जो हिंदी माध्यम का बच्चा जो एवरेज 50 to 60 के 20% ला पाता है। तो वो चीज़ उसके अंदर घर कर जाती है कि मेरी परसेंट डाउन है, फिर वो आगे जाके चीज़ें फिर वो एकेडमी में भी जाती है कि आपने ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं किया, आपने NIOS से किया है, फिर किसी और से किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रेजुएशन हम कहीं से भी करें कंपटीशन की तैयारी में, जितना हम आत्मविश्वास से तैयारी करेंगे, जितना मेहनत से करेंगे, उतना सफल होंगे। विकास भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा, कल परसों ही एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उनका नाम देविंदर है शायद, या फिर कुछ और है, मैं नाम को भूल रहा हूँ। क्या ग्रेजुएशन करने के लिए, UPSC की तैयारी करने के लिए किसी बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है या छोटे मोटे से भी कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कॉलेज कहीं से भी करें। अगर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन करते रहते हैं, अपना साथ में UPSC की तैयारी करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से पढ़ा हूं, तो मेरे बहुत सारे मित्र थे जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कॉलेज में भी पढ़ते थे, और वो अपना यहाँ पे दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम भी लिखा लिए थे और वहाँ पे वो अपनी क्लासेस भी लेते थे। तो मेरा ये मानना, आप कहीं से भी ग्रेजुएशन करिए। आज के समय में ऑनलाइन के माध्यम से आप कोर्स लेके आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो पड़ी रहती हैं जिसको आप देख के और UPSC की तैयारी कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, उस कॉलेज से करो, कहीं से भी कर सकते हो, अपने ग्रामीण एरिया से भी। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये ज़रूरी है बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन करना तो ही हम UPSC की तैयारी कर पाएंगे? सर, जहाँ तक मेरा मानना है कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा ही हमसे चाहती है, क्योंकि इस परीक्षा का ट्रेंड ये है कि कितना आप स्ट्रेस, कितना तनाव और कितना दबाव झेल सकते हैं, ये परीक्षा हमसे चाहती है। और वो शायद एकेडमिक की डिग्रियों में नहीं है, वो जान एक वही उस संघर्ष में है जो एक लंबे समय तक सिविल सेवा के अभ्यर्थी करते हैं। जैसा कि मेरे सामने श्री भैया, क्या नाम है जो भी भैया है, पवन भैया को देख के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इतने लंबे समय से संघर्ष के बाद शायद हमें भी मोटिवेशन करते रहेंगे। तो उनके संघर्ष को, भैया को मैं देख के कहा जा सकता है कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए सिर्फ संघर्ष, आत्मविश्वास, धैर्य और कितना आप तनाव और दबाव झेल सकते हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि एक एकेडमिक की परीक्षा में, चाहे आप लेडी श्री राम कॉलेज से हों, हिंदू कॉलेज से हों, सेंट स्टीफन कॉलेज से हों, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हों, कहीं से हों। और सर बस यही मैं कहना चाहूँगा। एक भाई और बैठे हैं यहाँ पे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ज़रूरी है हम घर से बाहर जाके तैयारी करें तो ही हम कर पाएंगे, क्या हम घर पे नहीं कर पाएंगे? देखिए, घर का माहौल क्या होता है, मैं ग्रामीण बैकग्राउंड है मेरा, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जब घर जाते हैं तो साथ के जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि यार चलो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, कभी खेलने चले गए, तो पढ़ाई के लिए इतना अच्छा समय नहीं निकल पाता। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर हैं, इनसे गाइडेंस मिलता रहता है, इन्होंने हमें बहुत गाइडेंस दिया है, ये सर हैं, तो इनसे गाइडेंस लेकर के, और चूँकि मैंने तो अभी 6 महीने पहले ही अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, क्योंकि लास्ट ईयर ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, अभी 21 ईयर ओल्ड हूँ मैं। और गांव की बात यह है कि भी गांव में हम पढ़ नहीं पाते, तो यहाँ पे इन सब का माहौल मिल जाता है, तो यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो जाती है। और देखिए, कोचिंग बंद है, तो कोचिंग, अब ऐसा डिसीजन मैंने लिया है कि मैं कोचिंग नहीं करूँगा, कोचिंग मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सर ने मुझे इतना गाइडेंस दे दिया है कि इनके ही साथ रह करके अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि गाइडेंस हमें कोचिंग से मिलती है और वो हमें मिल गई है, तो कोचिंग करने की क्या ज़रूरत है? जी सर, और हमें गाइडेंस सर ने दी है, क्योंकि इनका BPSC में सेलेक्ट हुए हैं, सर ने UPSC का मेंस लिखा है, तो देखिए गाइडेंस इन्हें बहुत है, तो ये हमें जहाँ भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो हम इनसे बेहतर पूछ लेते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा जो न्यू एस्पायरेंट हैं, जो नई तैयारी करना चाहता है, कि भाई देखो, किसी से पूछने में शर्माओ मत। जहाँ से आमिर खान का एक 3 इडियट मूवी, वो मेरी फेवरेट मूवी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये दुनिया में जहाँ ज्ञान बहुत बिखर रहा है, जहाँ से भी मिले समेट लो, तो किसी से झिझको मत, जो छोटा हो बड़ा हो, सबसे जो भी मिले तुम्हारा काम का ले लो। बिल्कुल, आपने सही कहा। पवन भाई से हम जानना चाहेंगे, तो पवन भाई, आप इंटरव्यू में भी गए थे? बिल्कुल गया था मैं, वहाँ 3 पे बार दे चुका हूँ मैं, 3 बार जी मैं 3 बार देती है, 3 बार आपने इंटरव्यू दिया है, तो आपका एक्सपीरियंस और अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, जो बच्चे सोचते हैं बाहर में कि वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा,
सबसे सिंपल मुझे लगता है कि इंटरव्यू होता है। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर गए हैं तो आप निश्चिंत होकर जाइए वहाँ पर, आप जो जानते हैं वही पूछा जाएगा। कोई बाहर से चीज़ आती नहीं है, लेकिन हाँ करेंट अफेयर्स जो चीज़ें हैं ना वो ध्यान में रहनी चाहिए। अगर आप कहीं से जॉब करते हैं तो उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। जॉब नहीं करते हैं तो फिर जो आपका ग्रेजुएशन पेपर है या फिर जिसमें आपकी रुचि है वहाँ पर आप फोकस कीजिए, वो आपका कोर एरिया हो जाता है। अगर ये तीनों चारों चीज़ कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। अब दूसरी बात है कि वहाँ पर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बच्चे घुसते ही, मैं पहली बार गया था तो मेरा बहुत कम नंबर आया था इंटरव्यू में, तो क्योंकि मैं जाते ही डर गया था शुरू में। उसके बाद क्वेश्चन इतनी जो बॉम्ब बाइंडिंग हुई थी, क्योंकि मैं 2009-11 का था सेशन था मेरा, और तभी से वो पूरा कोड मतलब बीच में से पूछते थे वो इंग्लिश में, तो फिर मुझे पता नहीं चला था कि ये क्या पूछ जा रहे हैं। कुछ नाम भी याद नहीं था, जॉब करते हुए सब कुछ संभव नहीं था। तो मुझे वो 3 बार में मुझे पता चला कि वही पूछा जाएगा। फिर बाद में तो ऐसा हुआ, इस बार तो मेरा इतना अच्छा गया कि मैं तो न तो कहीं मौक दिया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं थक गया था देते देते। तो फिर जैसे ही गया अंदर में पूरा मैं कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो चलो भी मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मैं तो आ रहा हूँ पेपर होने के लिए। पर अच्छा गया और सभी सपोर्टिव होते हैं वहाँ पर, सबसे अच्छे व्यक्ति वहीं होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। तो जैसे ही बच्चे को देखते हैं कॉन्फिडेंस है तो वहाँ आपका वो बेनिफिट हो जाता है वहाँ पर। तो बच्चे को ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए वहाँ पर जाते वक्त अंदर में। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की जाए तो कौन सा था? पहली बार जब मैं मेंस लिखा था तो उसमें मेरा था फिलॉसफी और ये क्या बोलते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2 बार मैंने उससे मेंस लिखा, फिलॉसफी में मेरा हुआ नहीं, फिर मैंने उसे चेंज करके ले लिया मैथिली लिटरेचर। और यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी मेरा मैथिली लिटरेचर ही रहा है। हालांकि नंबर मेरे इसमें भी कम आते हैं क्योंकि मेरी रुचि है, लेकिन मैं उतना कर नहीं पाता हूँ इसमें। लेकिन इस बार जा करके मेरे अच्छे नंबर इसमें भी आए, इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर आए। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आप बिहार से हैं ना? बिल्कुल बिहार से हूँ। ये कहा जाता है कि जो बिहार के बच्चे होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, साथ के साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते भी हैं और मैंने सुना भी है, लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चों से मिल चुका हूँ, कि जो बिहार के बच्चे हैं वो हाथ धो के सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों पड़े होते हैं? किसी भी सेक्टर में हो सबसे ज़्यादा वही तैयारी करते हैं, ऐसा क्यों? क्या वहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं हैं? मैं बताता हूँ, जैसे आपने कहा कि फैक्ट्रियाँ वहाँ पर नहीं है, ये सही बात है। फैक्ट्रियाँ है भी तो छोटे छोटे है तो उससे काम चलता नहीं है। जब से झारखंड अलग हुआ है तो जो संसाधन है वहाँ चला गया है, और यहाँ पर केवल और केवल कृषि बचा हुआ है। और थोड़ा बहुत जो उद्योग धंधा तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन जो व्यापक तौर पर होना चाहिए ना वो बिहार में नहीं है। और वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। बच्चे के पास एक ही ऑप्शन है, या तो फिर पढ़ के नौकरी लो या फिर कहीं जाकर नौकरी करो, दिल्ली आ जाओ, फिर पंजाब चले जाओ, या फिर कलकत्ता चले जाओ, फिर असम चले जाओ। तो जो जानते हैं, जैसे मेरे पापा जी हैं, फिर मेरे पास खुद भुजा भेजते थे, मैं खुद पापा के साथ भुजा बेचा करता था। फिर मैंने होटल में 8 महीने तक रहा था, और वो जो प्लेट होते हैं ना, हाँ। वो मैंने किया था 8 महीने तक। फिर जा कर के मैंने एक डकी चौक है वहाँ पर जाके मैंने अपना होटल दुकान खोला था। 6 से 7 साल के बीच तो वहाँ मैंने चाय नाश्ते की दुकान करता था। फिर वहाँ भी एक बार मैं 7वां में पढ़ रहा था, दुकान भी कर रहा था, तो एक पान का दुकानदार था, वो पढ़ा लिखा आदमी था। मैं उसके पास गया चाय लेकर के, तो वो मैं कुछ ऐसा शब्द था, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ता था, तो इंग्लिश में कोई ऐसा शब्द मैंने उसके सामने बोल दिया। तो वो कहा कि अरे तू तो चाय बेचता है, इंग्लिश बोलता है। फिर मुझे ये बहुत अजीब लगा। फिर मुझे कहा नहीं, पढ़ना चाहिए। और मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि भर दिन मैं दुकान करता था, रात को मैं पढ़ता था। मेरे घर पे मैं मामा के पास आता था, घर पे तो साधन नहीं था। मेरे मामा और नानी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे दोनों। फिर मैं रात पढ़ता था 4-4 बजे तक। फिर मैं दिन भर सोए रहता था दुकान पे, ऐसे ही पर काम करते रहो, चाहे किसी को बैठो, किसी नाश्ता पढ़ लो, तो ऐसे ही मैं करता था। लोग कहा कि ये बहुत लेजी लड़का है, उनको पता नहीं था कि मैं रात को पढ़ता था। फिर जाकर जब मैं स्कूल गया और टॉप किया ना स्कूल में, तो फिर मुझे अजीब लगा कि ये कौन है। फिर मुझे तुम ही हो, ऐसे कैसे हो गया, तुम तो पढ़ते थे कभी। तो फिर वो सबको लगा कि उसके बाद से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने शहर ही चेंज कर दिया। उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। डिग्री देखा तो मुझे जो ये कन्वेंट है, कन्वेंट में मुझे नौकरी मिल गई 600 रुपये की। 600 रुपये में 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वहाँ पढ़ाता था बच्चों को, फिर ट्यूशन पढ़ाता था। फिर मैं रात को ही पढ़ता था। अभी रात को पढ़ने को मतलब शुरू से ही, बचपन से ही आदत है रात को, तो यही है। मैं अगर दिन में सो जाऊँगा तो ही मैं सुबह में 10 बजे ही उठूँगा। अगर सुबह में 5 बजे सोऊंगा तो ही मैं उसी समय उठूँगा। फिर आप मुझे सुबह में उठा सकते हैं। तो भाई पवन भाई की जर्नी, मुझे यात्रा बहुत ही अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं दिल जो है ना अंदर से थोड़ा भावुक भी हो जाता है जब सुनते हैं इनको तो। और यहाँ जो भाई हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भैया, पवन भैया के संघर्ष को देख के मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि जो अब हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, भैया ने कभी हमें सच्चाई नहीं बताई, आज उन्होंने सच्चाई बताई तो अंदर से मैं द्रवित हुआ। और मैं सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा, और भैया के लिए मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा
कि बड़ी मुश्किल है खुद को बचाए रखना, जैसे हमारे भैया ने बचाए रखा। बड़ी मुश्किल है खुद को बचाए रखना, तूफान तेज़ है तुम सर को झुकाए रखना। जैसे भैया ने मेंस नहीं हुआ तो दबाव रहता है कि तुम्हारा मेंस नहीं हुआ, तुम किसी लायक नहीं, फिर भी भैया चयनित हुए। तो भैया ने जो तूफान में सर झुकाए रखा, कोई भी कह रहा है सुनते रहे चुपचाप, जैसे कि भैया ने बताया होटल पर काम करा, सबका सुनते रहे, संघर्ष में तूफान तेज़ था, सर को झुकाए रखा। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, बड़ी मुश्किल है खुद को बचाए रखना, तूफान तेज़ है तुम भैया की तरह सर को झुकाए रखना, एक दिन ज़रूर मिलेगी सफलता भैया की तरह, बस तुम धैर्य और आशा का दिया जलाए रखना। दोस्तों मैं एक इन्होंने बोला तो मुझे भी एक लाइन याद आ गई, मैं भी आपको सुना दूँ। इन्होंने बोला तो मुझे भी एक लाइन याद आ गई, मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 24 घंटे जो अपना सर है ना, अगर किताबों में झुका के रखता है, उसके आगे एक दिन जो दुनिया है ना वो भी सर झुकाती है। ये भी सच है कहीं ना कहीं। और भाई यहाँ पे बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या यूपीएससी में बड़ा स्कोप है, इसमें अच्छी खासी ज़िंदगी काटी जा सकती है, जी सकते हैं अच्छे से? देखिए जीना मतलब लाइफ किसने मतलब अच्छी तरह से जी सकते हैं हम। हाँ, क्या अगर हमने यूपीएससी क्लियर कर लिया, हम आईएएस बन गए, तो क्या हम अपनी जो ज़िंदगी है और जो परिवार है उसको अच्छा खासा जो सुविधाएं हैं दे सकते हैं, उसको अच्छी खासी तरीके से जो भी हैं उनके लिए कर सकते हैं, जो भी है पैसा वैसा खर्चा वर्चा वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं? ये निश्चित ही देखो, एक गवर्नमेंट का बंगला अलाउड होता है, हम अपने परिवार का तो जीवन सुधार सकते हैं, लेकिन एक सिविल सेवक बनने के बाद कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी, हम तो समाज के लिए फिर समर्पित हो जाते हैं। तो फिर हमारा जीवन तो समाज के लिए हो गया, तो हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि भी मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है, उनका ही सपना है कि भाई मैं कुछ बड़ा करूँ। वो कहते हैं कि कुछ बड़ा करो, ऐसे मतलब काम नहीं चलेगा यार, तुम क्या मतलब छोटा करना है बड़ा करना है, तुम शुरू से पढ़ने में अच्छे रहे हो। और उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट करा है और कहते हैं कि भी जब भी कुछ करना है तो बड़ा करो, वरना करो मत। विकास भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्या यूपीएससी में स्कोप है अच्छा खासा? देखिए यूपीएससी में स्कोप तो है अच्छा, लेकिन जो भी स्टूडेंट जाते हैं जैसे बहुत मेहनत करके जाते हैं वहाँ पे, कई सालों की उनकी मेहनत छुपी रहती है, 5 साल 6 साल 7 साल, और काफ़ी उनका एक संघर्ष, जैसे अभी पवन भैया ने बताया उनका काफ़ी संघर्ष था। तो एक लाइन कहना चाहता हूँ मैं, परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, अक्सर ज़माने में वही रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आशीष भाई अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे? लास्ट में हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। सिविल सेवा के यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए दर्द के लिए एक लाइन है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला। क्योंकि अकेला ही चलना पड़ता है, तभी हम दुनिया के लिए उदाहरण बन पाते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब हम इस वीडियो की दोस्तों यहीं पे जो है समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हम अगर भूल गए तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर ध्यान देंगे। और सभी भाइयों से हम एंड में ये ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जब हम बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता को छोड़ के आते हैं, उनकी हमें कई बार याद भी आती है, और वो लोग कहीं ना कहीं हमें पाल पोष के इतना बड़ा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो उनको भी आती होगी। तो आप अपने माता पिता के लिए आज आप सफल हैं, तो क्या मैसेज यहाँ से छोड़ना चाहेंगे? मेरी जो असली माँ है वो मेरी नानी माँ है। वैसे मेरी माँ भी है, वो भी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जितने मेरी नानी माँ करी है शायद बहुत लोग नानी माँ करती होगी। तो मैं लगता हूँ कि मैं इस मामले में बहुत धन्य हूँ कि मेरी नानी माँ मेरी जैसी मिली है। भगवान करे सबको ऐसी नानी माँ मिले। और मेरे पापा जिस स्तर के थे अभी भी वो घर पे हैं, माँ भी है, स्वस्थ हैं। मैं यही करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको बस स्वस्थ बनाए रखें। आज तक उनको जब से मैं होश संभाला है 2010 के बाद से, मतलब सही से जब से मैं जॉब में आया हूँ, आज तक वो लोग कभी बीमार नहीं पड़े। तो मैं यही करता हूँ कि वो लोग मतलब स्वस्थ रहें। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया आपने कहा कि जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, मम्मी पापा की याद आती है, और जब तबीयत ख़राब होती है अधिकतर तब मम्मी की याद आती है कि मम्मी दूध लेके आती है, मम्मी दवाई देती हैं, और पापा की याद आती है कि पापा चलो डॉक्टर के यहाँ, तो अकेला जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस में जब मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल करती है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी।
वह पुत्र बहुत बड़भागी है जो माता पिता के वचन में आस्था रखता है, मिलने में नहीं वचन में। तो यहाँ हम रह रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है, और जो पितुमातु वचन अनुरागी, यानी कि उनके वचन से हम प्यार कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से हम उनसे ही प्यार कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ। आप क्या कहना चाहेंगे मम्मी पापा के लिए? जी, मम्मी पापा ने तो संघर्ष हमारे बहुत किया है, और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा अपने बड़े भाई के लिए, क्योंकि वही चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, और उनके फ्रेंड लोग भी बोलते हैं कि यार तुम अपने भाई को कुछ ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ये देख लेना कुछ करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करेगा, और तुम्हारे बच्चे बोलेंगे कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा भाई कहाँ पहुंच गया। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके दोस्तों की बात को गलत साबित करूं, और इसलिए मैं इतना संघर्ष भी कर रहा हूं। और आप करोगे, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है, और मेहनत कर रहे हो। हम दोनों भाई और रह गए, इनसे पूछते हैं आप क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी की जो असफलता की जख्म है, जो मैं प्रतियोगिता दर्पण, जब दीपावली की घर पे सफाइयाँ होती हैं तो वो देखते हैं तो पापा भावुक होते हैं। मैं देखता हूँ वो रद्दी के कागज़ में 1990 की मैगजीन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उनकी जख्म अभी जिंदा है, और अपनी की सफलता सिविल सेवा में चयनित होकर मैं उनके जख्म को शायद भर सकूँ, इसलिए पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको भरना भी है, हम आपसे चाहते हैं और आप भरेंगे भी। विकास भाई, आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? हाँ, देखिए, कोई भी इंसान जब सफल होता है तो सबसे बड़ा योगदान जो होता है माता पिता का, और मैं आज जिस भी मुकाम पे हूँ, जो कुछ भी हूँ, अपने माता पिता और परिवार वालों की वजह से हूँ, और उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। अगर आगे भविष्य में कुछ बनता हूँ तो उन्हीं की योगदान की वजह से बनता हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही आज आप यहाँ बैठे हैं। वो खर्चा जो भी है देते हैं, वरना नहीं आज यहाँ होते हैं। आज यहाँ नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और जो ज़रूरी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए शुरुआत में जब आप यहाँ आते हैं, तो उसके लिए ही हमने ये वीडियो बनाया था। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो लाइब्रेरी है ये संज्ञान लाइब्रेरी है, इनके कई रूम हैं, हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आपने देखे हैं। और इस लाइब्रेरी में अभी बुकिंग चल रही है, बहुत जल्दी से ये खुल जाएगा, और खुल भी चुका है, कुछ दिन से खुल भी रहा है, तो आप भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी है तो ऐसे करते भी हैं। इससे क्या होगा, आपकी हेल्प होगी। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें जो आप हॉपलेस होते हैं या डरते हैं, घबराते हैं, वो डर आपका दूर निकलेगा और आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।